सुनो, मम्मी का फोन आया था। कह रही थी कि कल वो और मानव यहाँ आ रहे हैं। अरविंद ने डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए धीरे से कहा। क्यों? क्या रखा है यहाँ पर जो यहाँ आ रहे हैं? अगर वो लोग यहाँ आ रहे हैं तो मैं अपने मायके जा रही हूँ। साक्षी ने चपाती का कैसरोल टेबल पर पटकते हुए कहा। कैसी बात कर रही हो तुम? वो लोग यहाँ आ रहे हैं तुमसे मिलने के लिए। सिर्फ सुबह से शाम तक रुकेंगे और तुम यहाँ से जाने की बात कर रही हो, वो भी इतनी रात को। रात के 10 बज चुके हैं। अरविंद ने कहा। इतनी रात को? तुमने जानबूझकर ये बात मुझे इतनी रात को बताई ताकि मैं अपने मायके जा ना सकूं। सब कुछ समझती हूँ मैं। साक्षी, कैसी बातें कर रही हो तुम? पहले खाना खा लो और फिर बात को ठंडे दिमाग से सोचो। अरविंद ने समझाते हुए कहा। तुम्हें सोचना है तुम सोचो। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे भाई और माँ की सेवा करने का। मुझे तो उन दोनों की शक्ल तक पसंद नहीं है। साक्षी गुस्से में बोली। साक्षी, सोच समझ कर बोलो। अरविंद थोड़ा गुस्से में बोला। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं रुकना है यहाँ पर और ना ही उन दोनों की शक्ल देखनी है। तुम्हें भी अच्छे से पता है और उन दोनों को भी कि मैं उन लोगों को पसंद नहीं करती हूँ। फिर भी पता नहीं क्या सोचकर मुंह उठाकर चले आ रहे हैं। मुझे नहीं पता। मैं अभी अपने भाई को फोन लगा रही हूँ, वो मुझे लेने आ जाएगा, पर मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। साक्षी गुस्से में बड़बड़ाती गई और अपना मोबाइल उठाकर अपने भाई को फोन लगाने लगी। इधर अरविंद का भी मूड ऑफ हो गया था। उसने भी खाना नहीं खाया और टेबल पर से उठकर बाहर बरामदे में आ गया। भाई से बात कर लेने के बाद साक्षी अपने कमरे में गई और अपना बैग तैयार कर लिया। तब तक उसका भाई भी यहाँ पहुँच गया। आते ही उसने अरविंद से पूछा। क्या हुआ जीजाजी? दीदी ने अचानक इतनी रात को क्यों बुला लिया? तेरे जीजाजी से क्या पूछ रहा है? चल यहाँ से। अचानक साक्षी को सामान के साथ देखकर उसका भाई सचिन भी ज्यादा कुछ कह नहीं पाया। अभी वो बस 18 साल का ही तो था। इसी साल कॉलेज में आया था और साक्षी से बहुत छोटा भी था। साक्षी तो उसे डांट डपट कर लताड़ कर एक तरफ बैठा देती थी और मम्मी भी फिर साक्षी का ही पक्ष लेती थी। इसीलिए वो ज्यादा कुछ कहता भी नहीं था। अब खड़ा खड़ा देख क्या रहा है? चल यहाँ से। आखिर साक्षी की डांट सुनकर सचिन अपना सा मुंह लेकर साथ की साथ बाहर रवाना हो गया। उसके पीछे पीछे साक्षी भी चल दी और बाहर जाकर सचिन की बाइक पर बैठकर रवाना हो गई। इधर अरविंद अंदर आकर अकेला सोफे पर सिर पकड़कर बैठ गया। आखिर कैसे समझाए वो साक्षी को? साक्षी और अरविंद की शादी को 8 महीने हो चुके थे, पर सिर्फ 8 महीने की शादी में वो उसे इतना परेशान कर चुकी थी कि अब तो कई बार उसकी आंखों में से आंसू आने लगते थे। इतने से दिनों में उसने अरविंद और उसके परिवार वालों की नाक में दम करके रख दिया था। अरविंद के घर में उसके मम्मी माया जी और छोटे भाई मानव के अलावा कोई नहीं था। पापा तो कई साल पहले ही खत्म हो गए थे। जैसे तैसे सिलाई करके उन्होंने अपने दोनों बेटों को पाला था। जब अरविंद की सरकारी नौकरी लगी तो अरविंद ने उनका सिलाई करना बंद करवा दिया, ये कहकर कि मम्मी अब तो आपके सुख के दिन हैं, आपने बहुत कर लिया, अब मानव की आगे की पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी है। जब बेटा समझदार और कमाऊ हो जाए तो सही सी बात है कि उसकी शादी की उम्मीद हर माँ को तो होती ही है। कितने अरमानों से माया जी ने अपने बेटे अरविंद की शादी साक्षी से करवाई थी, इस उम्मीद के साथ कि अब जाकर कोई सुख तो मिलेगा। लेकिन साक्षी ने तो सिर्फ अरविंद से शादी की थी, उसके परिवार से तो उसको कोई लेना देना ही नहीं था। वो तो उसकी मम्मी और भाई को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। यहाँ तक कि साक्षी की मम्मी भी उसके गलत में उसका साथ देती थी। आखिर सिर्फ सरकारी नौकरी देखकर ही तो उन्होंने उसकी शादी करवाई थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही साक्षी ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए थे। हमेशा उसकी मम्मी और भाई से वो लड़ती रहती थी। जरा जरा सी बात पर हंगामा कर देती और फिर इतना जोर जोर से चिल्लाती कि आस पड़ोस में भी लोगों को सुनाई दे जाता। आखिर घर में शांति रहे और बेटे बहू ठीक से रहे, इसके लिए अरविंद की मम्मी ने उसे ट्रांसफर लेने के लिए कह दिया। आखिर वो लोग साथ नहीं होंगे तो लड़ाई झगड़ा भी नहीं होंगे
और फिर दुनिया को भी यही लगेगा कि ट्रांसफर के कारण बेटे बहू दूसरे शहर शिफ्ट हुए हैं। आखिर अरविंद ने उनकी बात मान ली, लेकिन दूसरे शहर में ट्रांसफर ना हो सका तो उसी शहर में ट्रांसफर ले लिया और साक्षी के साथ वहां शिफ्ट हो गया। लेकिन अब साक्षी ना तो खुद वहां उनसे मिलने जाती थी और ना ही उन लोगों को अपने घर आने देती थी। इससे पहले भी वो लोग सिर्फ एक बार यहाँ आए थे, ये सोचकर कि कम से कम एक सप्ताह तो रुक कर जाएंगे, पर साक्षी के रवैये को देखकर वो लोग 2 दिन में ही रवाना हो गए और इस बार तो रुकने के हिसाब से आ ही नहीं रहे थे। सुबह से शाम तक सिर्फ बेटे बहू के साथ समय बिताने के लिए आ रहे थे, पर उसमें भी साक्षी को समस्या थी। आखिर अपने भाई सचिन को बुलाकर वो रवाना हो ही गई। खैर, अरविंद ने अपने मम्मी को फोन नहीं किया, बल्कि वो उस समय खुद ही घर का ताला लगाकर उनके पास पहुंच गया। उसे अचानक इतनी रात को वहां देखकर उसकी मम्मी को समझते देर नहीं लगी कि क्या बात हुई होगी। एक बार तो उनकी आंखों में भी आंसू छलछला आए, पर वो अपने आंसू छुपाकर उसे घर में ले आई। जानती थी कि साक्षी ने खाना तो खिलाया नहीं होगा, इसीलिए खाना बनाकर उसे खाना परोसा। खाना खा लेने के बाद अरविंद चुपचाप सो गया, उसने कुछ कहा भी नहीं। दूसरे दिन भी उसने पूरा दिन उन लोगों के साथ ही बिताया। शाम को मम्मी ने उसे घर जाने को कहा। बेटा, कल से तुझे ऑफिस जाना है, अब तू घर जा, रात होने वाली है, साक्षी भी घर आ गई होगी। हाँ, अब तो आएगी ही सही, उसे पता था कि आप सिर्फ शाम तक रुकने वाले हो, अरविंद ने कहा। क्या कर सकते हो बेटा, आजकल हर किसी को अपने अपने रिश्ते ही पसंद हैं, सिर्फ अपने रिश्ते मायने रखते हैं सबके लिए, इसीलिए ज्यादा किसी से उम्मीद मत करो, मम्मी ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। तो अरविंद मुस्कुराकर रवाना हो गया। घर पहुंचा तो जैसा कि उसे उम्मीद थी, साक्षी घर आ चुकी थी, पर अरविंद चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो गया। साक्षी ने भी उससे कोई बात नहीं की। जब दूसरा संडे आया तो साक्षी ने अरविंद से कहा, आज कहीं का प्रोग्राम तो नहीं है ना? अगर है तो कैंसिल कर दो, आज दीदी जीजाजी आ रहे हैं, साथ में मम्मी पापा और सचिन भी। आज वो लोग हमारे साथ ही टाइम स्पेंड करने वाले हैं, आज उन्हीं के साथ लंच करेंगे, फिर शाम को सबके साथ कहीं घूम आएंगे। उसकी बात सुनकर अरविंद ने कुछ नहीं कहा, पर साक्षी इतना खुश थी कि वो अपने काम में लग गई। आखिर अपने मायके वालों की मेहमान नवाजी में वो कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती थी। खैर, थोड़ी देर बाद वो लोग आ गए, पर दरवाजा खुला हुआ ही था। अचानक उनकी आवाज सुनकर वो बाहर आई और सबसे हंसकर गले मिली। अरे दामाद जी कहाँ हैं? उन्हें भी तो बुलाओ, पापा ने सोफे पर बैठते हुए कहा। बस पापा, अभी तो यहीं थे, शायद अंदर वॉशरूम में गए होंगे, आप लोग बैठिए, मैं देखती हूँ। साक्षी ने अंदर जाकर देखा तो अरविंद कहीं नहीं था। वो बाहर निकल कर आई तो सब लोगों ने फिर पूछा, क्या हुआ, अरविंद जी कहाँ हैं? पता नहीं पापा, अभी तो यहीं बैठे हुए थे, पता नहीं कहाँ चले गए, साक्षी हैरान होते हुए बोली। अरे तू इतनी टेंशन क्यों ले रही है? आजकल तो इतनी सुविधा भी तुम्हारे हाथों में है, फोन लगाकर पूछो कि अचानक कहाँ चले गए, उसकी मम्मी ने कहा। अपनी मम्मी की बात मानकर साक्षी ने फोन लगाया, लेकिन अरविंद ने फोन तक नहीं उठाया। 2-3 बार फोन लगाने पर अरविंद ने फोन उठाया। अरे कहाँ हो तुम? कब से फोन लगा रही हूँ तुम्हें, फोन भी तो नहीं उठा रहे हो। घर पर सब लोग आ भी गए हैं, पर तुम कहाँ चले गए? अरे मेरा क्या काम है वहां पर, तुम्हारे मायके वाले हैं, तुम देखो, कहकर अरविंद ने फोन काट दिया। ये सुनकर साक्षी को बहुत गुस्सा आया। तब उसकी मम्मी ने पूछा, क्या हुआ, अरविंद जी कितनी देर में आ रहे हैं? मम्मी, उन्होंने तो आने से ही इनकार कर दिया, कह रहे हैं तुम्हारे मायके वाले हैं, तुम देखो। अरे भला ये कैसी गैर जिम्मेदाराना हरकत है, रिश्ते इस तरह से निपटे हैं क्या? उसकी मम्मी ने कहा। हाय राम, अरविंद जी का स्वभाव ऐसा है क्या? मुझे तो ऐसे नहीं लगते थे। अरे हमारा आना उन्हें अच्छा नहीं लगा क्या? दीदी ने भी कहा। जिसके मुंह में जो बात आ रही थी वो वही कहे जा रहा था। सबका मूड ऑफ हो चुका था। खैर, रात को अरविंद घर आया तो देखा शाम को जाने वाले सभी लोग वहीं मौजूद थे। उसे देखते ही साक्षी ने कहा, तुम्हें पता था ना कि आज ये सब लोग आने वाले हैं, उसके बावजूद भी तुम कहाँ चले गए थे? अरविंद जी,
हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अपने घर आए मेहमानों को आप इस तरह से बेइज्जत करोगे, दीदी ने भी कहा। यही सब सिखाया है आपकी मम्मी ने आपको कि किस तरह से अपनी बीवी के मायके वालों को बेइज्जत किया जाए, साक्षी की मम्मी ने कहा। नहीं मम्मी जी, ये मुझे मेरी मम्मी ने नहीं सिखाया है, ये मुझे आपकी बेटी ने सिखाया है। जब मेरी मम्मी और भाई आते हैं ना, तो आपकी बेटी भी यही काम करती है, मायके रवाना हो जाती है। अभी पिछले रविवार को ही तो गई थी, वो भी रात को अचानक। सचिन ही तो लेकर गया था, पूछो उससे। सुनकर सब लोग सकते में आ गए, पर अरविंद ने बोलना जारी रखा। तो बस अब मैंने भी डिसाइड कर लिया कि अब से इसके मायके वाले आएंगे तो मैं यहाँ से रवाना हो जाऊंगा। आखिर रिश्ते निभाने का ठेका मैंने अकेले ने नहीं ले रखा है, रिश्ते दोनों तरफ से निभते हैं। अगर ये निभाएगी तो ही मैं निभाऊंगा, वरना जो आज हुआ है अब ये हमेशा होगा। आप लोगों के आने पर मैं घर से रवाना हो जाऊंगा और आपके घर पर कदम भी नहीं रखूंगा, अरविंद ने साफ साफ कहा। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, साक्षी गुस्से में तिलमिलाते हुए बोली। मैं भी क्या करूं, बेशर्म के साथ बेशर्म बनना ही पड़ता है, क्योंकि शायद उसे यही भाषा समझ में आती है, अरविंद ने बेफिक्री के साथ कहा और अपने कमरे में चला गया। सुनकर किसी से कुछ कहते नहीं बना। आखिर सब जानते थे कि अरविंद सच बोल रहा है, इसीलिए अब क्या बोलें। तो सब अपना सा मुंह उठाकर अपने अपने घर रवाना हो गए। अपने मायके वालों की बेइज्जती को देखकर साक्षी ने काफी दिन तक अरविंद से बात नहीं की, पर अरविंद ने भी उसे मनाने की कोशिश नहीं की। आखिर कब तक अपने स्वाभिमान को मारता रहेगा वो। लेकिन जब अगले 2-3 बार भी अरविंद ने वही सब किया, तो अपने आप ही साक्षी को समझ में आ गया कि या तो रिश्ते निभाना ही पड़ेगा, वरना अरविंद तो उसके मायके वालों से कोई रिश्ता कभी नहीं रखेगा। आखिर जैसे उसके ससुराल वालों से लोग पूछते हैं कि बहू क्यों नहीं आती, अब उसके मायके वालों से भी लोग पूछने लगे हैं कि दामाद क्यों नहीं आता।